टॉपिक हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिट 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक रेक्टेंगल है, करंट कैरिंग रेक्टेंगल है पी क्यू आर और एस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मौजूद है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमने यहाँ पे देखना है कि जब हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से जब हम करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको किस तरह अफेक्ट करते हैं। करंट पासिंग के बाद हम देखते हैं कि ये करंट कैरिंग रेक्टेंगल यानी कॉइल इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप ये देख ले तो इसके चार साइड्स हैं, यानी ए पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी या पी एस। इसमें जो पी एस साइड है और क्यू आर साइड है, ये दोनों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हैं। और ये हम पहले से जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल हो तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो इन दोनों साइड्स पर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो ये परपेंडिकुलर साइड्स है पी क्यू और आर एस, इन दोनों पर फोर्स एक्ट होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे डॉट का मतलब ये होगा कि पेज आउट, फोर्स जो है पेज आउट यानी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ फोर्स जो है पेज इनटू है। तो अगर आप देखें तो ये इस रेक्टेंगल को यानी इस कॉइल को क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। अगर इसमें आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर ले या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर, ये नॉर्थ कर ले और ये साउथ कर ले, तो इट विल स्टार्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। सो अब देखते हैं कि इसकी जो टार्क है हम कैसे मालूम करते हैं। सो कंसिडर a rectangular coil P Q R S carrying current I placed in uniform magnetic field B as shown, where A is the length of coil and B, small b, is the weight of coil। ठीक है ना। जब भी मैंने आमतौर पे लेंथ को हम एल से शो करते हैं, लेकिन इस केस में हमने बुक अकॉर्डिंग टू बुक ये लेंथ ऑफ कॉइल है, ये हम ए से शो कर रहे हैं, स्मॉल ए से। और दिस इज़ द वेट ऑफ कॉइल, ये हम बी से शो कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर आपके लिए एरिया ऑफ कॉइल भी बना सकता है। तो अब हमने ये देखना है कि जो चार साइड्स है पी क्यू आर एस, इसी तरह ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ई साइड of coil is supposed to experience
a magnetic force अब इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट पर, और इन दोनों की जो लेंथ ऑफ वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। सो होना तो चाहिए कि फोर्स एक्सपीरियंस करें, लेकिन हम ये देखना है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट कैरिंग लेंथ। सो द साइड्स PS and QR are parallel to magnetic field। करंट इसमें है लेकिन ये पैरेलल है। सो it will experience no force। पहली बात तो ये है, जो साइड्स हैं PS एंड QR ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। अब जो साइड्स बाकी हैं PQ और RS ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दोनों फोर्स चूँकि दोनों का अगर आप देखें तो दोनों का लेंथ सेम है, करंट भी दोनों में सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों पर फोर्स भी सेम होगा। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एक पॉइंट पर नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इट विल फॉर्म अ कपल। जस्ट लाइक स्टीयरिंग व्हील में, स्टीयरिंग में जब आप रोटेट करते हैं तो वहाँ पर भी कपल के ज़रिए हम टॉर्क जनरेट करते हैं। सो द फोर्स experienced by sides PQ and RS are equal in magnitude but opposite in direction and will form a couple। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हम आगे जो पढ़ेंगे कपल जो फोर्स, दो फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और यही कॉइल को रोटेट करेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कि कपल किस तरह इस कॉइल को रोटेट कर रहा है। The magnitude of couple of the force, इसमें F1 जो है, अगर इसमें एक लेट्स सपोज ये F1 है और ये F2 है, तो F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है और यही कपल बना रहा है।
तो जो F1 है वो बराबर है F2 के, और आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ F के बराबर है। और इसका जो फार्मूला है दैट इज़ आई करंट, जहाँ लेंथ की जगह आपने A और मैग्नेटिक फील्ड की जगह आपने B लेना है। अगर कोई एंगल मौजूद हो तो आप यहाँ पे साइन थीटा भी ले सकते हैं। लेकिन इस केस में चूंकि प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हैं साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि जो साइड्स है पी क्यू और आर एस ये परपेंडिकुलर है टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल तो 90 है। तो अब यहाँ पर आप एंगल 90 पुट कर लें। सो आई ए बी साइन 90। तो इसी तरह जो आपका फोर्स है F1 या F2 या F, ये बराबर हैं आई ए इंटू बी। अब हम आते हैं कि ये जो कपल हैं ये किस तरह अब यहाँ पे ये मेंशन भी कर सकते हैं कि ए क्या है, लेंथ है और कॉइल है, अब हमने ये देखना है कि टॉर्क किस तरह यहाँ पे इसमें एक्ट होगा। नाउ the torque produced by couple of couple F और मोमेंटम आर्म, इस कपल का जो मोमेंटम आर्म है वो दोनों वायर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम वेट ऑफ कॉइल कहते हैं वही है इसका मोमेंट आर्म होगा। नाउ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल एफ ऑफ मोमेंटम आर्म मोमेंट आर्म बी इज क्या होगा, जैसे कि आमतौर पे टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। सिमिलरली इधर भी क्या होगा आर की जगह आप बी इस्तेमाल कर ले, बी क्रॉस एफ, या आप लिख सकते हैं बी एफ। अगर इसमें हम प्लेन को बिल्कुल पैरेलल ले लें तो बी एफ साइन 90 आप ले सकते हैं, यानी जो फोर्स है यहाँ पे मैं सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ क्योंकि आगे ये थोड़ा सा काज और साइन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो सिंपली आप इसको बी एफ लिख दें, और अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में चेक करना है वेक्टर फॉर्म में, ये इस वक्त हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। तो ये टार्क बराबर होगा, बी अपनी जगह पर है, एफ की वैल्यू क्या है आई ए इंटू बी, या आप लिख सकते हैं आई ए बी इंटू बी लिख सकते हैं। दिस इज टार्क। देखिए ए इसमें लेंथ ऑफ कॉइल है, बी इसमें वेट ऑफ कॉइल है जो कि यहाँ पे मोमेंट आर्म का काम कर रहा है, और बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये टार्क की वैल्यू है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम देखिए इस वक्त प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल पैरेलल है। अगर हम ऐसा करें कि इस प्लेन को एक ख़ास एंगल से रोटेट कर लें, और फिर हमने ये देखना है कि अब टार्क की वैल्यू क्या बन सकती है। यानी लेट सपोज ये अगर हम ऊपर से देख लें तो लेट सपोज ये ऊपर से जो हमें साइड नज़र आ रहा है
जो आपको साइड पी एस नज़र आ रहा है। लेट सपोज ये वही पी और एस साइड्स हैं, दिस इज़ पी और ये एस है, दिस इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो आपको पॉइंट, जैसे यहाँ पर भी मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर आपको मालूम है कि एक है पेज इनटू, एक है पेज आउट है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। दिस इज़ F1, दिस इज़ F2। ये हम कॉइल को ऊपर से देख रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो वेट है इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी P और S के दरमियान जो डिस्टेंस है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर आप देखें, ये जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है B, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है, अल्फ़ा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब B के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक है B साइन अल्फ़ा विच इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एक है B कॉस, ये वाला B कॉस थीटा की बजाय अल्फ़ा ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमने इस प्लेन का वो कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, दैट इज़ B कॉस अल्फ़ा, इसलिए पहले मैं साइन इसमें यूज़ नहीं करना चाहता था। सो हमने ये देखना है कि if the plane makes an angle alpha with magnetic field, then फिर क्या होगा, B की बजाय हम यहाँ पे B cos अल्फ़ा लेंगे, तो फिर आपका टार्क होगा I A B की जगह B cos अल्फ़ा इंटू B। रीअरेंज कर ले इसको ज़रा, सो I A B इंटू कैपिटल B साथ cos अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप क्या करें, पुट ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉइल, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए लेंथ है, बी वेट है, तो ए बी की जगह आप कैपिटल ए एरिया ऑफ कॉइल यूज़ कर लें। सो अब टार्क की जो वैल्यू आ रही हैं, दैट इज़ आई ए बी कॉस अल्फ़ा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इधर से इसी से हम मैक्सिमम टार्क भी हासिल कर सकते हैं और मिनिमम टार्क भी हासिल कर सकते हैं। अगर इसमें यानी ये एंगल, अब इफ़ द प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन द टार्क विल बी मैक्सिमम, उस वक्त अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी। जो केसेस हैं आप ये कह सकते हैं कि if the plane of coil is parallel to, नेक्स्ट पेज की तरफ, is parallel to magnetic field, then the torque will be maximum। क्यों मैक्सिमम है कि जो टार्क हैं वो इस वक्त बराबर होगा आई
ए बी cos 0। तो इसी तरह ये जो रिज़ल्ट आपका आ रहा है दैट विल बी मैक्सिमम एंड आई ए बी के बराबर है। इसमें एक और बात ये भी है कि अगर आप एन टर्न इस्तेमाल करते हैं तो फिर टार्क भी एन टाइम इंक्रीज होगा। अच्छा, फॉर एन नंबर्स ऑफ टर्न्स, फिर क्या होगा, जो मैक्सिमम टार्क है या कोई भी इसके जो टार्क की वैल्यू है वो होगी यहाँ पे एन आई ए बी, यानी टार्क में एन टाइम इंक्रीज आ जाएगा। अगर आप टर्न 2 है तो डबल होगा, 3 है तो ट्रिपल टाइम, 4 है तो 4 टाइम, एन हो तो एन टाइम इंक्रीज में इसमें इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर आप एंगल इसमें पुट करते हैं 90 डिग्री या प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उस सूरत में क्या होगा कि इफ द प्लेन is perpendicular to magnetic field, then the torque will be minimum होगा। और उस सूरत में जो आपका टार्क है दैट इज एन आई ए बी कॉस 90 डिग्री, और इस सूरत में ये रिजल्ट आपका 0 आएगा। टार्क मिनिमम यानी 0 है। और अगर एंगल 90 और 0 के दरमियान हो तो टार्क ना मिनिमम है मैक्सिमम है, टार्क की वैल्यू है। लेकिन उस सूरत में फिर आपका एंगल क्या होगा, सॉरी उस वक्त आपका एंगल 0 और 90 के दरमियान टार्क मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, टार्क की एक वैल्यू मौजूद होगी। सब हमने इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो शो की है। सो दैट्स ऑल अबाउट टार्क, क्योंकि टार्क आगे जाकर गैल्वेनोमीटर में भी हम इसी रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। किस तरह गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है वहाँ पर टार्क एज प्रिंसिपल के तौर पे काम करेगा। सो दैट्स वाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह ये सब कुछ यही है कि किस तरह आप करंट कैरिंग वायर से जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो कुछ भी हैं कि कैसे आप किसी भी सिलेंडर को कॉइल को रोटेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि किस तरह एक कॉइल को या एक सिलेंडर को या एक पुली को आप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटेट कर लेते से हम कई काम ले सकते हैं। जितनी भी मशीनरी हैं जो भी आप काम लेना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो वहाँ पर ये मैकेनिज्म आपने अप्लाई करना होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टार्क।